ठीक है सर। ओके, वलीद ने भी ज्वाइन कर लिया। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वलीद। हाँ वलीद, कल क्यों गायब हो गए थे? कल जबकि मैंने अच्छा सा पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि क्लास किस टाइम में होगी, कोई इशू था तो बताना चाहिए था पहले। सर वो कनेक्टिविटी इशू था सर, इंटरनेट नहीं चल रहा था इस वजह से। अच्छा, चले इस इशू में तो मैं सिंपैथी शो कर सकता हूँ। अब तुम एक ही काम कर सकते हो, क्योंकि टाइम की जी लिमिटेड सर। है मेरे पास भी। आज मैं इसको ड्रॉप बॉक्स को अपडेट करूंगा, यहाँ से जाके जी लेक्चर्स सर, की वीडियोस देखनी है, सही है? बिल्कुल सर। अब बेड मैंने रिकवरेबल डेट ख़त्म कर दिया था कल, और आज भी बल्कि लेट हम्म, ज्वाइन किया तुमने, अच्छा खासा। तो आज टाइम से आ जाते तो बेड डेट रिकवर्ड कम से कम मिस नहीं होता। जी सर। इसमें एक यही चीज़ कर सकते हो, कोशिश करना अगर अरेंज हो सके कि अगर नेट का इशू हो जाए ना घर में, तो किसी और के घर चले जाओ, हम्म, फ्रेंड वगैरह के यहाँ ऑनलाइन क्लास लेने, ताकि लॉस ना हो। जी सर, ठीक है सर। अच्छा, तो ये कंट्रोल अकाउंट्स मैंने ज़रा सा स्टार्ट किया था। अच्छा वली, तुम्हें एक चीज़ याद होगी कि जब मैं वो हम टी बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे एंट्रीज के और टी अकाउंट्स के, तो उसमें अगर जी दो सर। क्रेडिट कस्टमर है, एक माइकल और एक हार्वे है, तो दोनों के मैंने अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट अलग अलग बनाए थे वहाँ। अगर मैं माइकल को हम्म, क्रेडिट सेल्स करूँ तो उसका टी अकाउंट अलग बनेगा, और अगर मैं हार्वे जी को क्रेडिट सेल्स करूँ तो उसका टी अकाउंट अलग बनेगा। जी। अब कंट्रोल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं कि जैसे दोनों को मैंने जितनी भी क्रेडिट सेल्स की, तो उन दोनों को मैं ऐड करूँगा, और जो टोटल क्रेडिट सेल्स की है ना मैंने हर सारे कस्टमर्स को, वो टोटल में लेके जाऊँगा कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है सर। तो कंट्रोल अकाउंट ना समरी होती है हर इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट की, या हर इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर के अकाउंट की, सही है? यस सर। अगर मुझे टोटल वैल्यूज देखनी हो तो फिर मैं कंट्रोल अकाउंट्स प्रेफर करूंगा उस चीज़ के लिए। तो जो टोटल अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट होता है ना, वो कहलाता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये रेवेन्यू का या सेल्स का अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट टोटल अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है समराइज्ड, जिसे हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, सही है? जी सर। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी की थी, तो मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 3 कस्टमर्स को मैंने क्रेडिट सेल्स किए। अब इन तीनों के जो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट है, उसमें तो उनकी रिस्पेक्टिव सेल्स में रिकॉर्ड करूंगा। अब अगर मुझे कंट्रोल अकाउंट्स के लिए टोटल क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो इन तीनों को मैं ऐड करके लेके जाऊंगा। तुम भी कर लो, चलो इन तीनों को ऐड करो ज़रा। $12,000। हाँ 12,000। तो अब कंट्रोल अकाउंट्स में ना मैं ये 12,000 एज क्रेडिट सेल्स लेके जाऊंगा, सही है? जी। बस ये होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ज़रा। हाँ हसामी, रिसिट और इनवाइस का कुछ आइडिया है कि डिफरेंस का? रिसिट एंड इनवाइस। सर इनवॉइस जो टोटल बिल है, और रिसिप्ट जो मेरा से पेमेंट हो चुकी है, आपको मिल चुकी है, हाँ अगर उसके बाद कैश, जो आप। अगर मैं कैश पे सेल्स कर रहा हूँ या कैश पे परचेजेस कर रहा हूँ, तो फिर जो रसीद कटती है ना वो रिसिट कहलाती है। जैसे पेट्रोल जैसे सीएनजी स्टेशन से सीएनजी भरवाई 400 रुपए की, तो अगर मैंने रसीद बनवाई है ना उसकी, तो वो रिसिट कहलाएगी, क्योंकि मैंने कैश पे भरवाई है सीएनजी, सही है? कैश पे परचेज की है सीएनजी मैंने, या पेट्रोल। बिल्कुल। अच्छा, अब सपोज करें कहीं से मैंने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे, मैंने कस्टमर को क्रेडिट पे से गुड्स बेचे अपने, सही है? तो अब जी। उसकी जो मैं रसीद काटूंगा ना, या रिसिट, तो पर्ची काटूंगा मैं, वो इनवॉइस कहलाएगी। तो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेजेस के लिए जो पर्ची कटती है वो इनवॉइस होती है। जो कैश सेल्स या कैश परचेजेस के लिए पर्ची कटती है, या वो कहलाता है रिसिट। तो ये डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि वर्ड्स को यूज़ करता है क्वेश्चंस में।
उससे पहचानना होगा कि कैश पे सेल्स या परचेजेस है या क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेजेस है। इनवॉइस और रिसिप्ट का ये मेन डिफरेंस है। सर अजान हो रही है, थोड़ी देर हम रुक सकते हाँ हैं? हाँ, एग्जाम के लिए बिल्कुल, यहाँ भी हो रही है।
आई थिंक सब हम कंटिन्यू कर सकते हैं मैंने, क्योंकि अजान खत्म हो गई यहाँ तो। जी सर। अच्छा हस्साम, तुम जी कराची के सर। रेसिडेंट हो या किसी और सिटी से हो? सर कराची से। कराची से ही हो, तो तुम लोग के लिए मॉक लेना आसान हो जाएगा मेरा तरह। अच्छा, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश करना है दो चीज़ों के बीच में, वो है ट्रेड और कैश डिस्काउंट। हसाम पढ़ा होगा लेवल में ट्रेड और कैश डिस्काउंट, कुछ आइडिया है इसका? जी सर। हाँ तो थोड़ा बताना, थोड़ा अपने बैकग्राउंड से फ़ायदा करो सबका, थोड़ा बताओ। सर कैश डिस्काउंट तो हम कस्टमर्स को इसलिए देते हैं कि जिनको हमने क्रेडिट पे सेल करी हुई होती है, तो वो जल्दी से जल्दी पेमेंट हमें दे सकें, तो इसलिए उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। बेहतरीन। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सर ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि जब कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब अगर कोई कस्टमर हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेता है, तो उसके हिसाब से जो है प्राइसेस जो है हम वो डिक्रीज कर देते हैं, उसके लिए उसको उसमें डिस्काउंट दे देते हैं। वेरी गुड हसाम, जो है तुम्हें अच्छी नॉलेज है ट्रेड और कैश डिस्काउंट के फ़र्क की। लेकिन बस एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा, एक समय डायग्राम बनाता हूँ उसके लिए। सबसे पहले मरियम और वलीद, जो हसाम ने बोला वो थोड़ा समझ आया? जी सर। कैश डिस्काउंट होता है कि कस्टमर, मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा टाइम से पे करें, तो उस चीज़ के लिए encourage करने के लिए मैं उन्हें थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। इसकी एक एग्जांपल ये कि यहाँ जैसे स्टॉर्म फाइबर है कराची में, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसने ऑफर्स निकाली हुई कि अगर आप 2 से 3 मंथ्स का बिल एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पे कर दें, तो आपको जैसे एक हद तक डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर बिल पेमेंट में। तो वो कस्टमर्स को टाइम से encourage करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाली है। और फिर ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कस्टमर्स को बल्क बाइंग के लिए encourage करते हैं। उसमें एग्जांपल ये है कि जैसे रेस्टोरेंट्स की वीकेंड में और सीजनल डील्स होती है कि बाय वन गेट वन फ्री, या बाय टू गेट वन फ्री, या बाय टू गेट टू फ्री। बल्क बाइंग एंकरेज करने के लिए ये डील्स निकाली जाती हैं, तो उसमें हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में। अच्छा, लेकिन हसाम ने इसे बताया कस्टमर का पर्सपेक्टिव। हम क्रेडिट पे सप्लायर से भी तो खरीद रहे होते हैं, तो अगर हम क्रेडिट सप्लायर को टाइम से पे हसाम करते हैं, तो सप्लायर भी तो हमें कुछ डिस्काउंट दे सकता है टाइम से पे करने का। वो भी पार्ट होगा, कैश डिस्काउंट का हिस्सा होगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो अगर कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे टाइम से पे करने का, तो वो ऊपर मैंने टेबल बनाया, उस चीज़ को हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और अगर सप्लायर को मैंने टाइम से पे किया और सप्लायर हमें कुछ डिस्काउंट देता है बिजनेस को, तो वो चीज़ कहलाती है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये टेबल चाहो तो नोट कर लो तुम लोग अपने रजिस्टर्स में, छोटा सा जो बनाया ऊपर, डायग्राम बनाइए बल्कि मैंने। तो जब भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के बाद एग्जामिनर यूज़ करे ना, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएगा कि कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को वो अलग से रेफर करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम क्रेडिट सप्लायर से बल्क में बाय करते हैं, तो बल्क बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है क्रेडिट सप्लायर से। तो ट्रेड डिस्काउंट हम कस्टमर्स को भी देते हैं, और क्रेडिट सप्लायर से हमें भी मिल सकता है ट्रेड डिस्काउंट। सो दीज टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स गो बोथ वेज। तो दोनों पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट चीज़ ये है कि कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, या तो डिस्काउंट अलाउड के तौर पे या डिस्काउंट रिसीव के तौर पे। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके लिए एग्जांपल करूंगा छोटी सी, वो
एडजस्ट तो होगा लेकिन वो रिकॉर्ड कहीं भी नहीं किया जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने की गलती नहीं करनी है। ये सब बहुत वाजे लिखा हुआ है मैंने इस टेबल में। सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं? कैश डिस्काउंट जो है ना, वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव जो है वो अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। सही है, ये मतलब कैश है। अलाउड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कैश डिस्काउंट के लिए होते हैं, जी वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ठीक है। एडजस्ट तो हम करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे उसकी, लेकिन उसको कहीं इंक्लूड नहीं करेंगे बुक्स में, यानी रिकॉर्ड वो कहीं भी नहीं किया जाएगा। बस ये क्यों बात सर? याद रखनी है, क्योंकि हम नेट वैल्यू निकाल देंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, वो नेट वैल्यू हम डायरेक्टली ले जाएंगे अपने अकाउंट में। तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं में एडजस्ट नहीं करना है, हमें कैश डिस्काउंट एडजस्ट करना है, रूल भी है अकाउंटिंग का। ठीक है सर। अच्छा, एक ट्रेड डिस्काउंट की कर लेते हैं छोटी सी एग्जांपल। मरियम, ये क्लियर है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? यस सर, क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए एग्जांपल कर लेता हूँ क्योंकि ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये ट्रेड डिस्काउंट की मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे मैंने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया है 1000 का, और फिर जो नेट अमाउंट आई है ना वो मैंने 9000 आई है। तो ट्रेड डिस्काउंट देके मैंने 1000 का कैलकुलेट किया है, लेकिन फॉर गॉड सेक उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में या इनकम स्टेटमेंट में ज़बरदस्ती ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया, ये नहीं करना है। सही है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल किया ये। और उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सर आपने जो लेस ट्रेड डिस्काउंट में 1000 लिखा है ये क्यों? मैंने 10,000 के गुड्स बेचे थे वलीद को ना, हसान ने, लेकिन जी इसमें से मैंने 10% डिस्काउंट दिया वलीद को ताकि बल्क बाइंग में, ताकि वो बल्क पे बाय करे मुझसे। जी तो वो 10% है ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का ठीक 10% है मैंने सर। निकाल लिया, 1,000 है। जी तो तुम सबको क्लियर है ट्रेड डिस्काउंट का सीन? सर ट्रेड डिस्काउंट जरूरी है सिर्फ कैश सेल्स पे ही हो, क्रेडिट सेल पे भी होता है? हाँ, ये क्रेडिट सेल्स ही है। अभी उसने मुझे पे तो नहीं किया, सर मैंने बस गुड्स बेच दिए उसको। कैश सेल पे भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट। सर ऐसा हो सकता है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर हमने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया हो स्टार्ट में, हम्म। लेकिन उसके बाद भी वो पेमेंट डिले करे और हमें फिर कैश डिस्काउंट भी देना पड़े, तो उसको इस तरह कोई क्वेश्चन आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर उसको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे? तो देखिए, पहले तो मैंने नेट अमाउंट निकाल दी 9,000 की, सही है। ये क्रेडिट सेल्स के तौर पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। इसके बाद इसके बाद जब ये 9,000 वो जब अगर टाइम से पे करता है, तो हो सकता है मैं उसको 4 से 5% का कैश डिस्काउंट दूं। तो वो फिर मैं 9,000 का निकाल सकता हूँ मैं। चलो, इस पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा।
तो सही मैंने इसी एग्जांपल में एक्सपेंड कर दिया, 9,000 चाहिए उस पे ड्यू थे वलीद पे, उसने लेकिन मुझे टाइम से पहले पे कर दिया, तो मैंने इसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया। ये कैश डिस्काउंट उस वैल्यू पे निकाला जाएगा जो ड्यू थी वलीद पे, सही है, 9,000 पे, तो 450 का कैश डिस्काउंट है। अच्छा, ये मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो ये डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। तो ये 450 मैं अपनी बुक में अलग से रिकॉर्ड करूंगा डिस्काउंट अलाउड के तौर पे, और जो 8,550 मैंने उससे रिसीव किया है इसको अलग से बैंक अमाउंट के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा। तो अब कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हसाम क्लियर हुआ थोड़ा? जी सर। अगर एग्जांपल चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और ये नोट डाउन कर लो तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। मरियम और वलीद क्लियर है ये? जी सर। तो बस फर्क है वो 1000 वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, जो 450 वाला डिस्काउंट है वो बुक्स में लिया जाएगा। क्वेश्चन पास पेपर के क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ये एग्जांपल नोट कर ली तुम लोगों ने? जी सर। मरियम और वलीद ये एग्जांपल नोट कर ली या स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जी सर। जी सर। मरियम की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। यस सर, ले लिया। तो ये हम सर्टेन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज करते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो अभी मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ, सही है? तो ये डेफिनेटली तुम लोगों को याद करनी होंगी एंट्रीज। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स अगर हम कर रहे हैं तो अब उसमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, और रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है, वेरेस सेल्स का अकाउंट रेवेन्यू का अकाउंट है, जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होती है, सही है? इसी तरह सेकंड नंबर पे सेल्स रिटर्न है। इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि रिटर्न इनवर्स हमेशा डेबिट होगा, या सेल्स रिटर्न जब भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा। और अब क्रेडिट कस्टमर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर किसी कस्टमर ने मुझसे 10,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से उसने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो क्रेडिट कस्टमर सिर्फ $8,000 का रह गया। तो अकाउंट रिसीवेबल में आ रहा है डिक्रीज। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो इसीलिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद पहले इसको डिस्कस करना चाहूँगा। जब हम क्रेडिट कस्टमर से पैसे रिसीव करते हैं तो बैंक के कैश ऑब्वियसली डेबिट होना चाहिए, और अब क्रेडिट कस्टमर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि अब वो पे कर रहे हैं बिजनेस को, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये 3 एंट्रीज थोड़ी समझ आई तुम लोगों को? जी सर। अच्छा, मरियम और वलीद, ये एंट्रीज क्लियर है? क्रेडिट सेल्स की, सेल्स रिटर्न की, यस सर। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स की। ये थोड़ा जी प्रैक्टिस सर। से याद भी हो जी। जाएंगी, याद करनी होंगी एंट्रीज, जब आप कंट्रोल अकाउंट सही नहीं कर सकते। इसके अलावा रिफंड टू कस्टमर्स है। आप सपोज करें कस्टमर ने मुझे 1000 पे करने थे, उसने बाय मिस्टेक मुझे 1500 पे कर दिए, हो सकता है ना ऐसा? जी। तो मुझे इजंट इट कि उसके 500 वापस करने चाहिए कस्टमर के।
जी सर। अब अगर पाकिस्तानी बिजनेस है, यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ तो वो समझ लो 500 वापस नहीं आने होते, यहाँ गए। गए तो गए। लेकिन अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और अकाउंटिंग में तो रिटर्न करना पड़ता है, तो मुझे 500 कस्टमर के वापस करने हैं एक्स्ट्रा। तो जब मैं कस्टमर को पैसे दूंगा तो बैंक या कैश तो क्रेडिट होगा डेफिनेटली, और जब मैंने कस्टमर से पैसे लिए थे तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था, अब मैं उसको वापस डेबिट कर दूंगा। तो इसलिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा और बैंक और कैश क्रेडिट होगा। अच्छा, इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, क्योंकि अभी जब हमने ऊपर एग्जांपल की थी, तो जिस कस्टमर से मुझे 9,000 मिल सकते थे, उससे मुझे सिर्फ रिसीव किए 8,550। तो ये सॉर्ट ऑफ मेरे लिए एक्सपेंस है कि कस्टमर को मैं एक इंसेंटिव दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा रिसीवेबल कम हो रहा है। तो ये चीज़ समझ आ रही है कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। जी। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। और कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, 9,000 से मेरा कस्टमर जा रहा है 8,550 पे, 450 से। तो 450 से मुझे अपना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। अच्छा, इररिकवरेबल डेट या बैड डेट तो मैंने पढ़ाया है, तो तुम में से किसी को इसकी एंट्री याद है? जो बैड डेट में एंट्री सीखी थी वही होगी इसकी। हाँ, मरियम या वलीद, अगर किसी को एंट्री याद है इररिकवरेबल डेट की तो वो बताए ज़रा। वही सेम है या कंट्रोल अकाउंट्स में भी? सर बैड डेट्स की। हाँ, इररिकवरेबल डेट या बैड डेट जो भी कहें, इररिकवरेबल डेट होता है। सर तो लाइक शुरू में जो आपने कहा था वो बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। वही सेम एंट्री है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। बैड डेट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, आई थिंक सो डिसऑनर चेक से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आसान है। कभी के इलेक्ट्रिक के बिल में ये एक्सपीरियंस किया कि अगर लेट पे करे तो लेट पेमेंट सरचार्जेस होते हैं? जी सर। इसी तरह या इंटरनेट की कंपनी आईएसपी का अगर आप बिल लेट पे करे तो आईएसपी आपसे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है लेट पेमेंट सरचार्ज के नाम पे। तो वो लेट पे करने का ना इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं। जैसे अगर 2,400 का बिल है इंटरनेट का, तो 2,600 का सपोज करे बिल हो जाएगा लेट पेमेंट सरचार्ज लग के, अगर मैंने ड्यू डेट मिस कर दी तो कस्टमर्स को एंकरेज करने के लिए कि वो टाइम से पे करें और पेमेंट्स लेट ना करें, कभी कभी मैं उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज लगा सकता हूँ। सही है? यस सर। तो अब 2,400 से मैं आ गया 2,600 पे, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल से एक्स्ट्रा रिसीव करूंगा। तो क्रेडिट कस्टमर की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो अब इसीलिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और वेरे जो एक्स्ट्रा इनकम इंटरेस्ट अब हम कमाएंगे 200 रुपये का सपोज करें, वो इंटरेस्ट इनकम होगी। इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। हर एंट्री के देखिए लॉजिक भी है, सिर्फ रटना नहीं है इनको। बाकी इन देन रटना तो है, अगर रट के काम चला सकते तो रट के काम चला लें, लॉजिक से एंट्री को समझना है तो लॉजिक से समझ लें। बस 2 एंट्रीज और रह गई, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सेल्स लेजर का छोटा सा। अच्छा, ये डिसऑनर चेक का साम मतलब कुछ पता है, या चेक बाउंस होने का? जी सर, डिसऑनर्ड चेक या चेक बाउंस जो वो होता है कि अगर किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया
और उसके अकाउंट में इतने पैसे ना होए तो वो डिसऑनर्ड या बाउंस हो जाता है। सही है। तो जो कस्टमर से रिसीव करने की एंट्री थी ना, बैंक कैश डेबिट और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, जब कस्टमर से चेक लिया होगा तो मैंने बैंक को डेबिट किया होगा और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, इजंट इट? यस अब जी डिसऑनर्ड सर। चेक में ना चेक तो हो गया बाउंस, तो उसी के हम एंट्री रिवर्स कर देंगे। अब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि उससे स्टिल मुझे पैसा रिसीव करना है, वेयर एज बैंक कैश का बैलेंस कोई इंक्रीज नहीं हुआ तो उसे अब वापस क्रेडिट कर देंगे हम। सही है। रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स की रिवर्स एंट्री डिसऑनर्ड चेक होती है। सही है, इस तरह याद रखना है इसको। आखिरी है ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ। अच्छा, अभी कॉन्ट्रा सेट ऑफ के लिए क्वेश्चन नीड रिक्वायर्ड होगा उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अभी सिर्फ इसको इतना याद रखें कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा और परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में इस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा जब दी हुई हो क्वेश्चन में। सही है। अच्छा अच्छा, ये जो नोट पे मैंने बात लिखी ये मुझे को एक्सप्लेन करना चाहेगा तुम तीनों में से? तुम में से कोई एक को समझाने की कोशिश करे कि ये बैड डेट रिकवर्ड के बारे में मैंने क्या बकवास या भाषण लिखा है। सर इसका मतलब ये है कि सर क्योंकि पहले हम लोग बैड डेट की एंट्री कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में जब वो रिकवर हो जाता है, जब वो बंदा दे देता है तो हमें उसे वापस करना होता है, तो वो नलिफाई हो जाते हैं, तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बैड डेट में बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट भी होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट भी किया जाता है सेम टाइम में बैड डेट रिकवर्ड के अंदर, इसलिए उसकी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। यह तो भी मैंने कुछ पहले ही समझाया पिछले चैप्टर में। तो इसीलिए बैड डेट रिकवर्ड का दिया हुआ हो ना तो उसे स्ट्रेट अवे कंट्रोल अकाउंट्स में इग्नोर करना है, और उसकी वजूहत अगर समझनी है तो पिछले लेक्चर देख लेना आप लोग। सही है। अच्छा, इसका टी अकाउंट बनाना होता है ज़्यादा तो वही आता है। तो पास पेपर के क्वेश्चन में मूव ऑन करूँ मैं? अभी बिल्कुल इजी सा कराऊंगा, बहुत इजी मासूम सा सवाल है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं जी है सर। इसमें। अच्छा, ये मीटिंग भी ओवर करनी पड़ेगी, इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर थर्ड मीटिंग का लिंक मैं भेज रहा हूँ। सही है, व्हाट्सएप पे। जी सर। 7:30 तक क्लास होगी, क्योंकि 5:30 पे तो स्टार्ट हुई है, तो क्वेश्चन पहले खत्म हो जाता है ठीक है तो मैं सर। पहले ओवर कर दूंगा, मसला नहीं है। ओके सर। बस 2 मिनट वेट करो तुम लोग।